सम्मिलन की आपण समस्त को स्वागत है। आंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया तरफ ये सांबादिक सम्मिलन डकाई सांबादिक सम्मिलन आमर नेशनल प्रेसिडेंट धीमान विजय महांकर उपस्थित अच्छा साइड रे आमर एमपी कैंडिडेट अच्युतानंद नाग अच्छा साइड रे आमर जन्मंजय बारिक लईसिंगा कन्स्टिट्युएंसी एमएलए कैंडिडेट बापटे अच्छा आमर देवगा एमएलए कैंडिडेट नीलकंठ बलांगीर एमएलए कैंडिडेट नीलकंठ नाथ साइड रोशन आमर कन्वेनर बलांगीर जिला हिमांशु विभाग आज प्रेस मीट डिटेल्स इंफॉर्मेशन आमर नेशनल प्रेसिडेंट आज का जो ये प्रेस मीट है आंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया देश के 7 स्टेट से लगभग 50 मेंबर पार्लियामेंट्स को कंटेस्ट कर रही है। जिन स्टेट्स में से हम कंटेस्ट कर रहे हैं वो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड और आंध्र प्रदेश में कुछ सीटों को कंटेस्ट कर रहे हैं। उड़ीसा की जो 4 सीटों को हम कंटेस्ट कर रहे हैं वो बलांगीर से हमारे मेंबर पार्लियामेंट के लिए जो हमने कैंडिडेचर दिया है अच्युता नाग है, कालाहांडी से छबीलाल निहाल है, कोरापुट से बनवाली माही है और ढेंकानाल से कलाकार नाइक है। तो इस तरह उड़ीसा की 4 पार्लियामेंट्री सीट्स और लगभग जो है वो 15 से ऊपर एमएलए की सीट्स को हम कंटेस्ट कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण बात है, मैं समझता हूँ कि देश के अंदर इस देश के संविधान के अनुरूप जो भारत का महानतम संविधान है दुनिया का, उसके अनुसार समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस एंड ह्यूमैनिज्म, इसके आधार पर भारत की सोसाइटी का और भारत का रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जा सकता है। जो भारत के अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम है कास्ट एंड कास्ट कैपिटलिज्म, भारत की बेसिक समस्या क्या है? भारत की बेसिक समस्या है जाति और जातीय पूंजीवाद। और इसकी वजह से अगर हम वेरियस पैरामीटर्स देखते हैं, जैसे अगर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करूं तो इंडिया आज भी 192 कंट्रीज में 134th रैंक पर है। जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में 129th रैंक पर है। एजुकेशन फॉर ऑल इंडेक्स में 107वें रैंक पर है। जो हंगर एंड मालनरिशमेंट का जो इंडेक्स है उसमें 94th रैंक पर है। दुनिया के 1/3 गरीब और 1/3 असाक्षर आज भी भारत के अंदर रहते हैं। और अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूं, भले हम आज पहले 10 इकोनॉमी में आ गए दुनिया के जीडीपी के कंटेक्स्ट में, लेकिन अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूं कि भारत के लोगों के पास कितना पैसा है, तो भारत का 88th रैंक है। और उड़ीसा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उड़ीसा पीछे से 2nd नंबर पर है इंडिया में। छत्तीसगढ़ पीछे से पहले नंबर पर, उड़ीसा पीछे से 2nd नंबर पर है। लोग गुजरात की बहुत बात कर रहे हैं, मोदी जी की बहुत बात कर रहे हैं कि उनके पास बहुत बड़ा मॉडल है, लेकिन मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट की बात करूं तो गुजरात 11वें नंबर पर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स में महाराष्ट्र नंबर 1 स्टेट पर है। तो अगर हम वेरियस पैरामीटर्स को देखते हैं कि भारत में इतनी असाक्षरता क्यों, इतनी गरीबी क्यों, आज भी 50% लोगों को टॉयलेट्स नहीं है, घर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, गरीबी है, भूखमरी है, अस्वास्थ्य है, तो इसका जो बेसिक कारण है वो बेसिक कारण है कास्ट एंड कास्ट कैपिटलिज्म, जाति और जाति पूंजीवाद। और ये एक ब्राह्मणिज्म की विचारधारा और ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर जो इंडिया में बन गया है, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय को साकार नहीं होने दे रहा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है देश के अंदर में। तो ये जो बेसिक प्रॉब्लम है, कास्ट के आधार पर जो सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जाति के आधार पर जो सामाजिक आर्थिक विषमता है, इसको समाप्त करके समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के आधार पर भारत के समाज को एक मानवतावादी लोकतांत्रिक समाज कैसा बनाया जाए और भारत को प्रबुद्ध भारत कैसा बनाया जाए, ये मेन जो एस्पेक्ट है। The main question is the question of the reconstruction of India, and whether this reconstruction can take place by Hindutva, we say no. Whether it can take place by Gandhism, we say no. हिंदुत्व और गांधीज्म से ये रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, मार्क्सिज्म से ये रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता।
अगर भारत की पुनर्रचना करना है, भारत के समाज को मानवतावादी लोकतांत्रिक समाज बनाना है और भारत को अगर प्रबुद्ध भारत बनाना है, तो ये काम केवल अम्बेडकरिज्म से हो सकता है। और इसलिए देश को अम्बेडकरिज्म की फिलॉसफी और पॉलिसी की जरूरत है। और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये पहली पार्टी है देश की जिसने देश के इंडिविजुअल, सोसाइटी, स्टेट एंड नेशन का प्लान डिक्लेयर किया है। दिस इज अवर पॉलिसी डॉक्यूमेंट। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, जिस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को हमने 2 साल पहले डिक्लेयर किया। और इसके अंदर में देश की जो वेरियस नीति है, शिक्षा नीति से लेके श्रम नीति तक, कृषि नीति से लेके अर्थनीति तक, आंतरिक सुरक्षा नीति से लेके परराष्ट्र नीति तक, ये जो सारी की सारी पॉलिसीज है, वी हैव डिक्लेयर्ड ऑल दिस पॉलिसीज इन द पॉलिसी ऑफ अम्बेडकरिज्म इन द डॉक्टर अम्बेडकर प्लान। दिस स्मॉलर वर्जन ऑफ a small introduction to the Dr. Ambedkar plan has been circulated to the Press Council of India, to the Bar Council, to the business chambers. It is also there on our website because the website of Ambedkarite Party of India is best in India today. It is much better than the websites of BJP and Congress and other parties of India. तो ये जो पॉलिसी ऑफ अम्बेडकरिज्म है, तो पॉलिसी ऑफ अम्बेडकरिज्म लागू करने से भारत की जाति आधारित सामाजिक आर्थिक विषमता समाप्त होगी, भारत प्रबुद्ध भारत बनेगा। तो in short, what is policy of Ambedkarism? In short, I will tell you, because it is a very big plan. Policy of Ambedkarism, in a formula I will explain you, is equal to constitutional democracy plus fundamental rights, human rights, plus reservation and affirmative actions, plus equality opportunity measures, plus special protections, plus welfare state, developmental state, plus Ambedkarite economics, plus individual good, common good, public good, universal good, plus humanism. This is policy of Ambedkarism. यानी भारत की पुनर्रचना करना है, भारत को डेवलप नेशन बनाना है दुनिया में, भारत को एजुकेशन पावर बनाना है, इकोनॉमिक पावर बनाना है, डेवलपमेंटल पावर बनाना है। तो ये काम केवल कोई हथियार से नहीं होगा, इंडिया पाकिस्तान वॉर या इंडिया चाइना वॉर से नहीं होगा। इसके लिए एक तरह की नीति भारत की पुनर्रचना की लागू करनी होगी, वो है पॉलिसी ऑफ अम्बेडकरिज्म। क्या चीजें हैं शॉर्ट में? कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, भारत का संविधान जो दुनिया का बेस्ट है उसको हमें लागू करना होगा। मुझे हंसी आती है, लोग मैनिफेस्टो पूछ पूछ कर बना रहे हैं आजकल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस मैनिफेस्टो पूछ पूछ कर बना रहे हैं। अगर उनको मैनिफेस्टो पूछकर बनाना पड़ रहा है, इसका मतलब उनके पास देश चलाने की नीति नहीं है। एंड देयरफॉर आई एम चैलेंजिंग नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी एंड केजरीवाल, ऑल द थ्री, इफ यू आर सो इंटेलिजेंट एंड इफ यू आर हैविंग द पॉलिसी फॉर दिस कंट्री, कम बिफोर विजय मानकर एंड आर्ग्यू। मैं उनको ओपनली प्रेस के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहा हूँ, राहुल गांधी को चैलेंज कर रहा हूँ, केजरीवाल को चैलेंज कर रहा हूँ, और भी कोई होंगे आपके उड़ीसा में। मैं ज्यादा चैलेंज नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि 1 रुपए चावल से उड़ीसा का उद्धार हो जाएगा। 1 रुपया चावल से आप भूख को दूर कर सकते हैं, लेकिन भूखमरी को दूर नहीं कर सकते, गरीबी को दूर नहीं कर सकते, विषमता को दूर नहीं कर सकते। 1 रुपए किलो चावल से शिक्षा नहीं दी जा सकती, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाया जा सकता, साइंटिस्ट नहीं बनाया जा सकता, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बनाया जा सकता। उड़ीसा के तमाम लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सामाजिक सुरक्षा और वो अपने पांव पर खड़े होकर एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके, वो 1 रुपए के चावल में नहीं हो सकता। मुझे नहीं समझता कि जो चीफ मिनिस्टर्स ऐसे पॉलिसी को कहते हैं कि उससे किसी स्टेट का उद्धार हो जाएगा, वो कैसे होगा। इसलिए आपके स्टेट में मुझे लगता है नवीन पटनायक मेरा चैलेंज लेने के लिए बहुत छोटे इस मामले में पॉलिसी के लिहाज से, और ये नेशनल इलेक्शन है इसलिए मैं उनकी बात नहीं करूंगा, पर मोदी को, राहुल गांधी को और केजरीवाल को चैलेंज कर रहा हूं कि इफ यू आर हैविंग अ पॉलिसी एंड अ विजन, कम बिफोर विजय मानकर, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, we are ready to accept your challenge and we are saying that you don't have the vision and mission, the policy to reconstruct the India and to make India as the developed nation. तो भारत का संविधान बेस्ट है। अगर कोई सबसे बड़ा मैनिफेस्टो है देश का तो भारत का संविधान है। उस संविधान के तहत हमको लॉ एंड पॉलिसी बनाना चाहिए, संविधान का इम्प्लीमेंटेशन करना, संविधान का विस्तार करना, मानव अधिकारों को उसमें लाना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। दूसरा, लोकतंत्र की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात होती है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर पहले इंटेलेक्चुअल है दुनिया के जिन्होंने ये कहा कि हमें केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड नहीं होना है।
भारत में सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का बेस बनाना होगा, हमें लेबर डेमोक्रेसी लाना होगा, हमें इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल डेमोक्रेसी को लाना होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 8 डेमोक्रेसीज की बात की, उन डेमोक्रेसीज को हम लाना चाहते हैं, संविधान को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, संविधान का एक्सपांशन करना चाहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। दूसरा जो फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों के इंप्लीमेंटेशन के लिए जो मानव अधिकारों को यूनाइटेड नेशंस में भारत सरकार ने साइन किया है, जिसको हम सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स कहते हैं या सेकंड जनरेशन फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उसको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हम फंडामेंटल राइट बनाना चाहते हैं। उससे भारत के लोगों का आज ये जो एक एक अधिकार पास कर रहे हैं, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, व्हाट आर दे आर ऑल ह्यूमन राइट्स। और वो कोई राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया साइन करके, उन्होंने ये लॉ बना के, क्योंकि उन्होंने मानव अधिकार को साइन किया, इसलिए उनको बनाना जरूरी है। तो जो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स है, जो कम्युनिटी राइट्स है, जिसको यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स को हमने साइन किया, ह्यूमन राइट्स एंड कन्वेंशंस को, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में बनाना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक ह्यूमन राइट्स कोर्ट बनाना पड़ेगा देश के अंदर। महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक ह्यूमन राइट्स कोर्ट बनाना पड़ेगा, तब जाके भारत के लोगों के मानव अधिकारों का जो है वो प्रोटेक्शन होगा और अदर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना होगा। तीसरी बात, रिजर्वेशन, अफर्मेटिव एक्शन की। रिजर्वेशन अब गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर में लागू करने का समय आ गया है, क्योंकि भारत की 88% इकोनॉमी ये गवर्नमेंट सेक्टर के बाहर हो गई है एलपीजी के वजह से। और इसी के वजह से भारत के 5% लोगों के पास 40% संपत्ति हो गई है और 60% लोगों के पास केवल 13% संपत्ति है। ये जो मैं सारा स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैटिस्टिक्स और यूनाइटेड नेशंस का स्टैटिस्टिक्स को कोट कर रहा हूँ। आप चाहे तो मेरे पास रिपोर्ट्स है, ऑथेंटिक रिपोर्ट से मैं आपको कोट कर रहा हूँ। तो ये जो भारत के 5% लोगों के पास जो 40% संपत्ति आ गई, और जो भारत के 60% लोगों के पास केवल 13% संपत्ति है, ये जातीय पूंजीवाद की पॉलिसी के वजह से है। अभी देश के अंदर में रामदेव बाबा कह रहे कि फॉरेन से पैसा आना चाहिए, आना ही चाहिए, वो देश का पैसा है जो फॉरेन में गया। लेकिन मैं रामदेव बाबा से सवाल पूछना चाहता हूँ कि देश के मंदिरों में 100 लाख करोड़ की संपत्ति है, उसका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं होना चाहिए? और उस संपत्ति का, मंदिरों के पैसे का शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, आवास के लिए और सामाजिक सुरक्षा के लिए क्यों नहीं उपयोग किया जाना चाहिए? रामदेव बाबा किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। अन्ना हजारे करप्शन की बात करते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर और मंदिरों में जो करप्शन है उसकी बात नहीं करते। तो भारत के अंदर में अर्ध सत्य बोला जा रहा है। एक पिक्चर बनी थी अर्ध सत्य, मैं पूरा सत्य बता रहा हूँ भारत के अंदर में। बाकी सारे लोग अर्ध सत्य बता रहे हैं, मैं पूरा सत्य बता रहा हूँ। तो अब रिजर्वेशन को प्राइवेट सेक्टर में लागू करने का समय आ गया है। SC, ST, DT, OBC के लोगों को अब प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लाने की जरूरत हो गई है। इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी मेजर्स, लैंड, लेबर एंड कैपिटल मार्केट में समानता कैसी आए, उसके लिए एक विशेष नीति है जो ब्रिटेन में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, मलेशिया में लाई गई, उसको इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी मेजर्स कहा जाता है, समान संधि उपाय। उसको भारत में लाना पड़ेगा। इसके साथ आदिवासियों की 5वीं सूची, 6वीं सूची को पूरी तरह लागू करना पड़ेगा। उनको जल, जमीन, जंगल का अधिकार देना पड़ेगा। और कोई भी कंपनी अगर 5वीं सूची के शेड्यूल्ड एरिया में खुल रही है तो आदिवासियों को मार्केट वैल्यू से जमीन की कीमत के साथ साथ उस कंपनी के शेयर में भागीदारी देनी पड़ेगी। रॉयल्टी के अलावा शेयर्स उनको देना पड़ेगा। ये स्पेशल प्रोटेक्शंस है। और इसके साथ अम्बेडकराइट अर्थशास्त्र की बात है। अम्बेडकराइट अर्थशास्त्र शॉर्ट में कहता हूं कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, अभी हमारी ज्यादा जीडीपी सर्विस सेक्टर में है। मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर जो है वो बिल्कुल कम है। बाबा साहब अम्बेडकर पहले इकोनॉमिस्ट है भारत के, जिन्होंने कहा कि भारत की अगर गरीबी को दूर करना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा और कृषि को उद्योग बनाना पड़ेगा। ये कहने वाले डॉक्टर अम्बेडकर पहले अर्थशास्त्री है भारत के। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं कि बाबा साहब वाज बेसिकली एन इकोनॉमिस्ट और उनका जो डिग्री था डीएससी का, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से था, वो बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को आपको इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग, आज चाइना जो ऊपर आया केवल मैन्युफैक्चरिंग से आया है। तो हर चीज, आप जो मोबाइल यूज कर रहे, कैमरा यूज कर रहे, वो चाइना में बनता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भारत में बढ़ाना पड़ेगा और सर्विस सेक्टर को जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को हम बढ़ा देते हैं। और दूसरी बात, रीडिस्ट्रीब्यूटिव टैक्सेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंडिचर, यानी भारत के अंदर वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, टेम्पल प्रॉपर्टी टैक्स, ग्रीन टैक्स, इस तरह के ट्रांजैक्शन टैक्स, शेयर्स पर, इस तरह के टैक्सेस को लगाकर स्पेशल जो है बजटिंग करना पड़ेगा।
डिस्क्रिमिनेशन एंड डेप्रिवेशन इंडेक्स को देखना पड़ेगा कि भारत में कितना पिछड़ापन है, कितना भेदभाव है, और इक्वालिटी अटेनमेंट इंडेक्स यानी कितनी समानता आ रही है, इसको कैलकुलेट करके जो है बजटिंग और एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। और जो पैसा भारत से बाहर जा रहा है हर साल 5,27,000 करोड़, वो ट्रेड से जा रहा है, वो ट्रेड से जो जा रहा है उसको बंद करना पड़ेगा, ट्रेड इन इनवॉइसिंग को। फॉरेन का पैसा भारत में लाना पड़ेगा और मंदिरों की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। अगर ये सब काम हम करते हैं, इस तरह का अर्थशास्त्र अगर लागू होता है, तो भारत का जीडीपी आज जो 90 लाख करोड़ है उससे डबल हो जाएगा। हमको कोई वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं, भारत दूसरे कंट्रीज को लोन देने लग जाएगा। ये अम्बेडकराइट अर्थशास्त्र है। भारत का राज्य ये कल्याणकारी राज्य है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में कल्याणकारी राज्य की बात की, उसको कल्याणकारी राज्य बनाना पड़ेगा, डेवलपमेंटल स्टेट बनाना पड़ेगा, और इंडिविजुअल गुड, कॉमन गुड, पब्लिक गुड एंड यूनिवर्सल गुड। अभी तो प्राइवेट गुड हो गया है कि अंबानी, अदानी, अग्रवाल, इनको कितना पैसा होता है। अरे जब एलपीजी की पॉलिसी आई 1991 में, तो 1999 में केवल 6 लोग ऐसे थे, जो 5 लोग ऐसे थे, 6 लोग ऐसे थे जिनके पास $1 बिलियन थे। और आज केवल 12 साल के अंदर, 13 साल के अंदर भारत के जो $1 बिलियन के जो लोग हैं, वो जो है वो 66 हो गए हैं। पहले उनकी एसेट्स थी 35,000 करोड़, अभी उनके एसेट्स हो गई है 11,35,000 करोड़। यानी 13 साल के अंदर केवल 50-55 लोगों के पास में 11,000 करोड़ चले जाता है। और इस देश का जो कॉमन व्यक्ति है, जो हमारा वी द पीपल है, हम भारत के लोग हैं, नागरिक है, उसके जेब में आज भी जो है 108 रुपया पर डे के हिसाब से है। तो इतना अमीर ये लोग कैसे हो गए? तो इतना अमीर इसलिए हुए कि भारत के अंदर में पब्लिक गुड नहीं हुआ, प्राइवेट गुड हो गया। अगर बुद्ध की पाली भाषा में कहूं तो 3 चीजें बुद्ध ने कही थी: बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सब्बे सत्ता सुखी होनतु, भवतु सब्ब मंगलम। यानी हर एक व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए, हर सोसाइटी का कल्याण होना चाहिए, सारी इंसानियत का कल्याण होना चाहिए, जितने लिविंग बींग्स हैं उनका कल्याण होना चाहिए। ये इंडिविजुअल गुड, कॉमन गुड, पब्लिक गुड एंड यूनिवर्सल गुड की पॉलिसी है। और ये सब काम मानवतावाद के आधार पर होना चाहिए। ये हिंदुत्ववाद या गोलवलकरवाद या गांधीवाद या मार्क्सवाद से नहीं हो सकता, ये केवल अम्बेडकरवाद से हो सकता है। ये पॉलिसी ऑफ अम्बेडकरिज्म है, इसको सबसे पहले भारत में हमने डिक्लेयर किया। इसको लागू करने के लिए हम अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स को कंडक्ट कर रहे हैं, और इस विश्वास के साथ कि अब अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स का उदय हुआ है और आने वाले समय में हम इस देश में अम्बेडकराइट गवर्नमेंट्स को फॉर्म करने जा रहे हैं। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से फ्रॉम माय साइड। नाउ इट इज ओपन टू द मीडिया। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस टू मी, आई एम ओपन फॉर योर क्वेश्चंस। थैंक यू। मानकर जी, मेरा कुछ डाउट है ये जो रिजर्वेशन के बारे में। हम तो ओपन कास्ट किए हैं, लेकिन पत्रकारिता के माध्यम से जो जानते हैं, आज जो रिजर्वेशन चलता है, इससे ज्यादा फायदा क्रीमी लेयर ले रहे हैं। जो रिजर्वेशन कैटेगरी में क्रीमी लेयर है, आईएएस का बेटा आईएएस बन रहा है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है। जो ग्रासरूट में है, लोअर कास्ट का जो ग्रासरूट में है, जो दलित है, उससे ज्यादा मनोभाव नहीं हो रहा है। इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये जो क्रीमी लेयर को बात देना चाहिए क्या? इसमें एक बात मैं कहता हूँ कि रिजर्वेशन जो है, एक बात को हमको समझना होगा, 2 बातें कि रिजर्वेशन सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से है। देखिए रिजर्वेशन क्यों आया? कास्ट थी इसलिए रिजर्वेशन। इसलिए जब तक भारत से कास्ट नहीं जाएगी रिजर्वेशन रहेगा, और रिजर्वेशन रहना चाहिए। रही बात की जो एम्प्लॉयड हो गए उनके बच्चे एम्प्लॉयमेंट में आ रहे हैं, तो एक डिस्क्रिमिनेशन एंड डेप्रिवेशन इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ। और रिजर्वेशन के अंदर में जो है, तो रिजर्वेशन 50% से बढ़ाने की जरूरत है। भले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन पार्लियामेंट उसको कर सकती है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी कम्युनिटीज है जिनको एम्प्लॉयमेंट में अभी तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। तो जैसे तमिलनाडु में है, वहाँ जरूरत है, उन्होंने बढ़ाया, केरला में बनाया, उसको बढ़ाना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेशन डेप्रिवेशन इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, और रिजर्वेशन के अंदर जो कम्युनिटी ज्यादा पिछड़ गई है उनके लिए भी प्रोविजन करना पड़ेगा कि विद इन द शेड्यूल कास्ट, विद इन द शेड्यूल ट्राइब, विद इन द ओबीसीज, डीटीएनटीज जो है, जिनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम हो गया, उनके लिए जो है उसी रिजर्वेशन के अंदर में एक सेपरेट प्रोविजन करना पड़ेगा। ताकि कुछ डिमांड्स आया था कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स है उसके लिए रिजर्वेशन दिया जाए, जो अभी क्रिमिलियर बन गए हैं उनको बात दिया जाए। नहीं, अभी देखिए दुनिया में जहाँ पे भी रिजर्वेशन है, भारत में सबसे पहले आया, उसके बाद अमेरिका में आया, उसके बाद में मलेशिया में आया, साउथ अफ्रीका में आया, युगांडा में है, दुनिया के 20 कंट्रीज में रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन कहीं पर भी जो आया वो सामाजिक लेवल पे आया, वो आर्थिक लेवल पे नहीं है।
आर्थिक लेवल पे कल्याणकारी राज्य की नीति होती है। तो इसलिए जो है, जो गरीब है देश के अंदर में, जो भी कम्युनिटीज के हो, उनके लिए कल्याणकारी नीतियों की जरूरत है, उनके लिए इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी मेजर्स की जरूरत है, जिसको ऑलरेडी पॉलिसी ऑफ अम्बेडकरिज्म में हमने इंक्लूड किया है। जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है, जिन लोगों को हजारों साल से जाति के आधार पे, अस्पृश्यता के आधार पर जंगलों में रखकर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया गया, तो उन लोगों को उसका कंपनसेशन जो है वो रिजर्वेशन है। और इसलिए मैं कहता हूं कि भारत का संविधान ये दुनिया का बेस्ट संविधान है, और इसको फॉलो करके 20 कंट्रीज ने किया। और मजे की बात बताता हूँ, हम बहुत बड़ी बात कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, हम तो वेदों को मानने वाले लोग हैं, हम तो बहुत नॉलेजेबल लोग हैं, लेकिन हमारी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है 500 यूनिवर्सिटी में। अगर हम इतनी मेरिट की बात करते हैं तो 500 यूनिवर्सिटीज में दुनिया की, इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? ऑन द कॉन्ट्ररी, दुनिया की 500 यूनिवर्सिटीज में 300 यूनिवर्सिटीज उन कंट्रीज की है, उन 18 कंट्रीज के जिन्होंने रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया। व्हाट डज इट शोज? कि रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करने से, वेलफेयर स्टेट को इंप्लीमेंट करने से, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी मेजर्स को इंप्लीमेंट करने से, जो वहाँ के भेदभाव पूर्ण, जो वहाँ पर लोग जिन्होंने शोषण किया और जो शोषित थे, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, वो कम्युनिटीज इंटेलिजेंट हुई, और वो जो है अपने राष्ट्र को जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है, और वो यूनिवर्सिटीज जो है वो दुनिया में बेस्ट हो रही है। तो डेटा ये प्रूफ करता है कि जहाँ जहाँ रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हुआ इंडिया के बाहर भी, वहाँ पर जो है वहाँ का देश जो है वो ऊपर आए, एजुकेशन में ऊपर आए, इकोनॉमी में ऊपर आए। इसलिए रिजर्वेशन पॉलिसी को ठीक से लागू करने की जरूरत है, और जो देश के गरीब है उनके लिए कल्याणकारी नीतियों की जरूरत है। वो कोई भी गरीब हो। अभी जो रिजर्वेशन चल रहा है, ये कास्ट कैटेगरी में आ रहा है, SC या ST के बारे में। SC ST DT OBC। देखिए, जो SC कम्युनिटी का जो जिसके पास पैसा है, मैंने वो बताया ना आपको कि डिस्क्रिमिनेशन एंड डेप्रिवेशन इंडेक्स। यस कि एक डिस्क्रिमिनेशन, आयस का बेटा आयस का ट्रेनिंग ले सकता है, पैसा है उसके पास, वही मैं बता रहा हूं। लेकिन जो गरीब है गांव का, गरीब है, वो नहीं ले पा की रहा आयस है, बन वो आ रहा है। पाएगा क्या? वो भी बन रहे हैं अभी। अगर आप डेटा देखेंगे आईएएस का, तो आईएएस एक इतनी अच्छी एग्जामिनेशन है कि कोई भी गांव का व्यक्ति भी हो या शहर का गरीब व्यक्ति भी हो, क्योंकि आईएएस के लिए सिंपल ग्रेजुएशन लगता है। अभी तो आईएएस बनने से ज्यादा डिफिकल्ट हो गया MBA बनना, क्योंकि सारा पैसा लेके MBA बना रहे हैं। तो इसलिए आईएएस के एग्जाम में गरीब का बच्चा भी हो, स्टेट कोचिंग इंस्टीट्यूट से उसके अंदर उसको एडमिशन मिलती है, SC ST के OBC के बच्चों को, और वो स्टेट इंस्टीट्यूट में जाकर आईएएस के बच्चे जो है वो आईएएस क्वालिफाई होते हैं, गरीब भी होते हैं। ऐसा डेटा जो है भारत के अंदर में है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि रिजर्वेशन को जो है एक्सपैंड करना पड़ेगा, और डिस्क्रिमिनेशन डेप्रिवेशन इंडेक्स को बनाना पड़ेगा। लेकिन रिजर्वेशन हरदम सामाजिक रहेगा, कभी आर्थिक नहीं हो सकता। दुनिया में कहीं नहीं हुआ, इंडिया में भी नहीं हो सकता। इसके लिए कल्याणकारी नीतियों गांव का बच्चा नहीं जा पा रहा है, गांव का बच्चा जा रहा है। मैं वो कह रहा हूँ आपको, जा रहा है। अच्छा, देखिए, और एक क्वेश्चन है, बलांगीर जिला से सबसे ज्यादा जो बॉन्डेड लेबर जाते हैं वो SC कम्युनिटी का जाते हैं। आज नहीं 30 साल हो गया, इसके ऊपर किसी ने भी वॉइस नहीं रेज किया, एक भी लफ्ज नहीं बोला। अभी पूरे उड़ीसा से जाता है, सबसे ज्यादा 1.5 लाख लोग बलांगीर डिस्ट्रिक्ट से जाता है, डिस्ट्रिक्ट से जाता है, और यहाँ ढेर सारे कम्युनिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक भी लफ्ज नहीं बोलते। तो इसलिए तो बोलांगीर से अभी हम शेड्यूल कास्ट को टिकट दिया है ना। आगे जो है आपने क्या किया? मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए, बॉन्डेड लेबर शेड्यूल कास्ट से ट्राइब से क्यों जाते हैं? क्योंकि इनके सच्चे प्रतिनिधि पार्लियामेंट और असेंबली नहीं जा रहे। आज जो भी रिजर्व सीट से जो लोग जा रहे हैं, वो लोग जो है वो सच्चे प्रतिनिधि नहीं। पूना पैट की वजह से हुआ है देश के अंदर। पूना पैट की वजह से जो रिप्रेजेंटेशन है वो सब। तो राजत मैं कहूँगा कि भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अप्रातिनिधिक है, वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट को जन्म देती है। अभी इतना कह रहे हैं, अभी यूपीए की जो गवर्नमेंट थी उसको 32% वोट था, कांग्रेस को 28% वोट था। अभी बीजेपी को जो है 25% के ऊपर वोट नहीं मिलेगा देश में। गवर्नमेंट उनकी भी नहीं बन रही है, हवाई केवल टेलीविजन में चल रहा है। वो कैसा चल रहा है वो आप जानते हैं, TRP रेट्स को देख के, उसमें मैं नहीं बोलूंगा। तो भारत के अंदर में जिसको 70% वोट नहीं मिल रहा है वो गवर्नमेंट बना रहा है। ये एक सिस्टम है जिसको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। तो जब तक SC ST के, DT NT के, OBC के, रिलीजियस माइनॉरिटीज के सच्चे प्रतिनिधि जब तक पार्लियामेंट और असेंबली में नहीं जाएंगे और वो लॉ नहीं बनाएंगे और पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, इस देश की गरीबी और पिछड़ापन दूर नहीं होगा। ये नहीं, अगर SC ST जाएंगे तो क्या बनेगा क्या? यस, तीन बार ग्रेड के इस बिलोंग्स टू SC कम्युनिटी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, देखिए, जो आपका प्रदीप माझी है वो कांग्रेस बीजेपी बिलोंग्स टू ST कम्युनिटी।
जो लोग क्या कांग्रेस वो लोग कर रहे हैं क्या? आप बोल रहे मैं हैं कह रहा हूँ कांग्रेस में? कि जितने रिजर्वेशन सीट से एमएलए एमपी जा रहे हैं, आज वो कैसे जा रहे हैं, इसको समझिए, आप पॉलिटिकल सिस्टम को समझिए। वो लोग कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है कि वो एक फॉर्मल चीज के अलावा जो मेजर पॉलिसी है वो नहीं बना सकते और इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और वो एमपीज का एमएलएस का प्रॉब्लम नहीं है, एससी एसटी के, उनकी जो पार्टीज है कांग्रेस बीजेपी बीजेडी, उनका प्रॉब्लम है। क्योंकि देश के अंदर अगर 60 साल में हमको 134 नंबर पे रखा तो कांग्रेस और बीजेपी ने रखा है, अगर इंडिया की बात करूं मैं। तो वो एमएलएस एमपीज जो एससी एसटी के है या ओबीसी, उनका प्रॉब्लम नहीं है। उनकी पॉलिसी मेकिंग जो बना रहे बीजेपी कांग्रेस के अंदर में, जो जनरल कैटेगरी के उनके लीडर से उनकी प्रॉब्लम है, उन्होंने देश को पीछे रखा है। विजय जी, मैं आपको पूछता हूँ पहले ये जो पार्टी अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है, ये वास्तव में एक जातिगत पार्टी होगा या ये मानवतावादी पार्टी, मानवतावादी, तो आप और देश की एकमात्र मानवतावादी पार्टी है, ठीक है। बाकी सब जातिवादी नहीं, है। ठीक है, बाकी ठीक है। तो आप जो 4 एमपी कैंडिडेट दिए हैं, हाँ। वो सब एससी कैटेगरी में दिए हैं, नहीं, ट्राइब भी है, ट्राइब भी है, और जनरल कैटेगरी में अभी तक कुछ नहीं, कोई जनरल कैटेगरी में जब लोग ट्रेनिंग लेंगे, इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करेंगे, वोट लेके उनको भी देंगे। अच्छा, ठीक है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में से हम बलांगीर की बात करेंगे। अब तो बहुत बड़े बड़े बात अभी बोल चुके हैं कि केजरीवाल मोदी, वो तो आप नेशनल लेवल में आपका एजेंडा है, वो आप करेंगे। यहाँ कुछ ऐसा उदाहरण है जो एससी कम्युनिटी के है, बहुत शोषण और अत्याचार निर्यातना के दायरे पर है। मीडिया ने उनके ऊपर इतना स्टोरी बनाया, लेकिन कोई भी, आप तो आ जाए हैं, आपका जो दलित ऑर्गेनाइजेशन है या कोई रिप्रेजेंटेटिव है, वो आवाज ही नहीं खोल रहे हैं, आवाज ही नहीं खोल रहे हैं। ये जो पता है कि 1.5 लाख लोग अभी जा रहे हैं होटल लेवल के स्तर पर, जो वहाँ आते हैं उद्धार होके, उसके बारे में कोई भी नहीं बताता। तो ये लोगों को लेकर आप कैसे राजनीति करेंगे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, मानवतावाद तो बहुत बड़ी बात है। सुनिए, आप तो लगे तो देश के बुलांगीर के, नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो डाटा दे रहा हूँ, उसको थोड़ा और से समझिए, क्योंकि आप तो बहुत, आपका पार्टी का पॉलिसी बहुत अच्छा है, आप नेशनल लेवल पर चैलेंज कर रहे हैं, वो सब कुछ ठीक है। ग्रास रूट में अगर आपका जो लोग हैं, उनका अगर डेवलपमेंट नहीं होगा, व्यक्तिगत स्तर पर जो आप इंडिविजुअल पॉलिसी के बारे में बोल रहे हैं, तो उस इंडिविजुअल पॉलिसी का आप तो सरकार तो 2014 को तो सरकार नहीं बना रहे हैं। नहीं, लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। तो लंबा प्रोसेस में आप व्यक्ति को, जो यहाँ है कि रवि बाग है, उसके यहाँ इतना स्टोरी बनाया इन लोगों ने, हम लोगों ने इतना स्टोरी बनाया, उसको, उसका बेटी को लेके 30 दिन तक उसने रेप किया, उसका जमीन ले गए, उसका फसल जला दिया, कुछ कोई भी नहीं खुल रहा है। तो ऐसे लोगों को लेकर अब आपका जो लड़ाई है, अरे अम्बेडकर पार्टी एक दिन इंडिया का सत्ता लेगा, लेकिन आज जो पॉलिसी है, पार्टिकुलरली जो इंडिविजुअल पॉलिसी बना है, उसको आप कैसे पहुंचाएं? आपका माध्यम का क्या है? कि यहाँ पर जो एट्रोसिटीज के इशू है, बॉन्डेड लेबर के इश्यूज है, आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया एम्बस का विंग है, एम्बस सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, जो पूरे देश में फैला हुआ है। और उड़ीसा में जो एट्रोसिटी हुई, लाठौर की एट्रोसिटी हुई, चाणोटमल की नहीं, लाठौर की एट्रोसिटी बोल रहा है, लाठौर चाणोटमल, मैं आपको बोल रहा हूँ, लाठौर की एट्रोसिटी, जो मास एट्रोसिटी हो रहा है, उसमें बोल रहा है। लेकिन लाठौर के पास एक गांव है पहले, कोई बात, कोई मुड़ा, जो कि 7-8 किलोमीटर भी नहीं है, वहाँ जब हो रहा है, तो आपका एम्बस निम्बस कुछ कोई भी नहीं बोल रहा है। मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं, आप ये बता रहा हूँ आपको, मैं सुनिए, मेरा आपका क्वेश्चन है, मैं उड़ीसा गवर्नमेंट को विजय मानकर जी मोदी को चैलेंज देगा, हम समझते हैं। विजय मानकर केजरीवाल को चैलेंज कर रहे हैं, हम समझते हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट को किया, विजय मानकर नवीन पटनायक को हैसियत ही नहीं दे रहा, हम समझते हैं। लेकिन आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है जो यहाँ बलांगीर के कोई मेरे रिप्रेजेंटेटिव ये बैठे आपके आगे, मैं तो बता रहा हूँ ना। तो इतना इशू था, जिन लोगों के पास एक संकल्प है। आप सवाल पूछ रहे हैं, भाषण मैं भाषण नहीं दे रहा, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत बोल रहा है। आई एम टेलिंग यू कि आई हैव ऑलरेडी ट्रैप्ड ओडिशा गवर्नमेंट। शायद आपको मालूम नहीं ये बात कि जितना भी जहाँ पर भी एट्रोसिटीज हो रहा है आपके उड़ीसा में, पूरे उड़ीसा की बात कर रहा हूँ, केवल बोलांगीर की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने उड़ीसा गवर्नमेंट SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा है। इसको लेकर मेरा कहना मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी को आप
मीडिया को भी आपका लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नहीं वो मीडिया को कहने का मतलब है, मीडिया को तो अपना दोस्त मीडिया मानते आपका हैं और मीडिया को भी आपका डेमोक्रेसी आपका मानते हैं। रिप्रेजेंटेटिव सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपको अब व्यक्ति के बारे में क्या पॉलिसी बनाई? मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी उड़ीसा गवर्नमेंट को ड्राफ्ट किया मैंने SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, और जितना सेंट्रल लॉज है SC/ST के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो उड़ीसा गवर्नमेंट नहीं कर रही। आज आपको शायद मालूम नहीं कि उड़ीसा गवर्नमेंट को डेली आंसर देना पड़ रहा है पार्लियामेंट्री कमिटीज को, और ये मेरे वजह से हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए जो लॉज है, लॉज का इम्प्लीमेंटेशन कैसा कौन करेगा? स्टेट को करना है। आप समझिए, देश के संविधान को, सिस्टम को समझिए, स्टेट को करना है। इंडिविजुअल को, सोसाइटी को वॉइस रेस करना है डेमोक्रेटिक वे में। वो डेमोक्रेटिक वे में हम वॉइस रेस कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, और ज्यादा करेंगे प्रेस का अगर साथ रहा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ है, हमारा लाठौर केस में भी हम सब प्रेस भाई गए थे उधर, वो लाठौर इशू हो गया, लेकिन व्यक्तिगत जो एट्रोसिटी हो रहा है उसमें क्यों नहीं हो रहा है? मैं आपको बता, प्रेस के साथ आपका जो कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति के बारे में जब हो रहा है कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, तो उसको हम दुरुस्त करेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन का इशू है तो हम दुरुस्त करेंगे, बिल्कुल दुरुस्त करेंगे। लेकिन ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, दे आर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, और ये लोग जो है ये सारी बातों के ऊपर स्ट्रगल करेंगे, ऑलरेडी कर रहे हैं, अभी और अच्छे से करेंगे आगे, इतना मैं कहता हूँ। प्रेस के साथ अगर कोऑर्डिनेशन का इशू है तो हम उसको करेक्ट करेंगे, क्योंकि प्रेस को, मीडिया को हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मानते हैं ये, और इसलिए हम प्रेस को रिस्पेक्ट करते हैं। हम उसके कोऑर्डिनेशन को सेट करेंगे। या प्लीज, In your speech, you mentioned there should be human rights court above the Supreme Court of yes, yes, yes. Do you think the NHRC ineffective and non? Yeah, the National Human Rights Commission, if you see the National Human Rights Act 1993, the Protection of Human Rights 1993, the National Human Rights Commission is not even having the powers of a civil court. If you take the European Court, you see the European Court of Human Rights is above all the UC courts of the respective countries. And this is the reason why you see the human rights implementation is best in Europe. You see what happens in Europe after the signing of the Convention of Human Rights in Europe. Every country in Europe is having a human rights parliamentary committee in the parliament. Any law, before becoming a law, it has to go through that parliamentary committee of human rights. Only then it becomes a law. Even then, if the people think that there is a violation of human rights, they approach to their UC respective courts. But if the respective courts do not grant them the appropriate remedy of the violation of human rights, they are free to approach to the European courts of human rights. Now you see, the National Protection of Human Rights law, it does not empower the National Commission of Human Rights even to have the power of a civil court. Therefore, I feel that the National Human Rights Commission must be given the powers of a civil court, and we will have to create two things: one parliamentary committee on human rights, and one court above the Supreme Court, or there must be a special jurisdiction of Supreme Court to see that the implementation of human rights is takes place in a proper way. And we will also have to create the court benches of Supreme Court in at least 10 places of India. 10 places of India, including Bhubaneswar or Calcutta, Chennai, Bangalore, Nagpur, अहमदाबाद, 10 जगह ह्यूमन राइट्स बेंचेस सुप्रीम कोर्ट की बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज केरला के आदमी को 3 दिन लगता है जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को। अपने फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन कैसा करेगा? जाते जाते मर जाएगा। I will repeat the question again. Yeah. Do you think that human rights courts will be above the Supreme Court or will be under the? I am speaking about an apex court of human rights above the Supreme Court, like the European courts of human rights. That may require a The constitutional amendment. like it may change the basic structure. It may affect. No, it will not affect the basic structure. Rather, it will support the basic structure doctrine of Supreme Court. Sure. Yeah, I am very much confident about it. सर और एक क्वेश्चन, ये जो एट्रोसिटी केस का उस जगह मिसयूज किया जाए, ऐसा कौन कंप्लेंट आ रहा है? कुछ तो चल रहा है, जहाँ चल रहा है ये तो केस बनना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा केस है जो मिसयूज किया जा रहा है। अगर कहीं पर मिसयूज है तो जिन लोगों के साथ मिसयूज हो रहा है उन लोगों का ह्यूमन राइट है कि वो ह्यूमन राइट्स कमीशन को और कोर्ट्स को अप्रोच हो सकते हैं। मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा। लेकिन जहाँ तक SC/ST एट्रोसिटीज़ का डेटा है, आप नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को देख लीजिए, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, और ये कहते हैं कि आज भी एट्रोसिटी जो हो रही है वो अंडर रिपोर्टेड है, वो पूरी तरह से रिपोर्टेड नहीं है। यानी 100 एट्रोसिटी हो रही है तो 50% से ज़्यादा नहीं कह रहे। और मैं कह रहा हूँ कि एट्रोसिटी कब खत्म होगी? जब जाति खत्म होगी तब एट्रोसिटी खत्म होगी।
इसलिए अल्टीमेट सोल्यूशन है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया, एनालिसिस ऑफ कास्ट, जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि भारत में समाज बनाना है। भारत में समाज नहीं है, जातियां है। तो भारत को अगर लोकतांत्रिक समाज बनाना है तो एनालिसिस ऑफ कास्ट करना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के अल्टीमेट सोल्यूशन पे इस देश को आना पड़ेगा, तभी ये देश में समाज बनेगा, भारत प्रबुद्ध भारत बनेगा। Sir, when do you expect that situation? By when? Analysis of caste? Yes. Analysis By of caste? 2050, 2060. We have planned it by 2036. 36 When 100 years of the analysis of caste theory of Baba Saheb Ambedkar Ambedkar ji will ने- complete. By विजय that जी- time we must annihilate the caste in India. विजय जी, मेरा जहाँ तक जानकारी है, Yeah. अम्बेडकर जी ने 20 साल के बाद इसको एवोल्यूशन करने के लिए कहा था किसको? कि रिजर्वेशन को। 10 sir. After 10 years. बात After 10 years. अब जो रिजर्वेशन को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था, दैट वाज ओनली पॉलिटिकल रिजर्वेशन। देखो हमारे यहाँ 3 तरह के रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन इन सर्विसेज, रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर्स। बाबा साहब अम्बेडकर जिस रिजर्वेशन को कह रहे थे कि 10 साल बाद जाना है, वो आर्टिकल 330 एंड 332 है। जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो 10 साल बाद चेंज हो जाना चाहिए, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर का व्यू था। लेकिन जहाँ तक सर्विसेज और एजुकेशन का सवाल है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं नहीं कहा कि 10 साल में रिजर्वेशन जाना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स है, और उस समय नेहरू थे और मुंशी थे, के एम मुंशी, इनके साथ जो डिबेट्स हुए पार्लियामेंट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, बाबा साहब अम्बेडकर का ये व्यू था कि कास्ट जब तक रहेगी तब तक रिजर्वेशन की जरूरत रहेगी। ठीक है, तो जिस 10 साल में रिजर्वेशन को चेंज करने की बात की थी वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था। सर और एक क्वेश्चन, ये जो छूत दलित एंड अछूत दलित, इसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? दलित तो दलित होता है, मुझे नहीं मालूम टचेबल है। नहीं, कुछ संगठन ऐसे हैं जो छूत दलित नहीं, मुझे ऐसा लगता है, देखिए जिन्होंने भी अनटचेबिलिटी को फेस किया है, देखिए शेड्यूल्ड कास्ट कैसा बना इसको समझिए। शेड्यूल्ड कास्ट वो कम्युनिटीज बनी जिनके साथ पहले अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हुई, जिनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हुई वो सारे शेड्यूल कास्ट लिस्ट में आए। ये हो सकता है किसी के साथ ज़्यादा हुई, किसी के साथ कम हुई। आदिवासी कौन बना? जिसके साथ कल्चरल एंड सोशल आइसोलेशन हुआ, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ, हजारों साल से जिनको जंगलों में रहना पड़ा, वो ट्राइब बना। तो ट्राइब बना एथनिसिटी के आधार पे, शेड्यूल कास्ट बना अनटचेबिलिटी के आधार पे। अनटचेबिलिटी जिसके भी साथ हुई वो शेड्यूल कास्ट लिस्ट में आई, किसी के साथ ज़्यादा हुई, किसी के साथ कम हुई। हम इस पूरी व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं, कास्ट को समाप्त करना चाहते हैं, अनटचेबिलिटी को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन जिसके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ उसको ज़्यादा हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, आप आज बलांगीर आए थे, प्रेस मीट किए थे, क्या मुद्दा था प्रेस मीट में? क्या सबसे बड़ी बात जो है, देश को नीति कैसी चाहिए। देखिए, देश में जो जाति आधारित सामाजिक आर्थिक विषमता है, जो बेसिक समस्या है जाति और जाति पूंजीवाद की, जो ब्राह्मणिज्म और ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर बन गया है, जो संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और मानवतावाद, उसके आधार पर भारतीय समाज को मानवतावादी लोकतांत्रिक समाज कैसे बनाया जाए, भारत को प्रबुद्ध भारत कैसा बनाया जाए, जो दुनिया में डेवलप नेशन बने। केवल पैसा आने से बात नहीं चलेगी। हम ये कहने से नहीं होगा कि हम 90 नंबर की इकोनॉमी हो गए। भारत में अभी भी देश के 1/3 गरीब रहते हैं, दुनिया के 1/3 गरीब है, 1/3 असाक्षर है। अभी भी जो 108 रुपया जो है वो यहाँ पर जो है 75% लोगों की आय है, और 5% लोगों के पास 40% संपत्ति हो गई, 60% लोगों के पास में केवल 13% संपत्ति है। सर, अम्बेडकर पार्टी तो ये विषमता को हम समाप्त करने की नीति बनाए हैं, उसके लिए हम ये जो है देश में मूवमेंट चला रहे हैं, और अभी ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से बलांगीर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने कैंडिडेट? ये अछूत नाग जो है वो पार्लियामेंट के लिए है, और 5 MLA कॉन्स्टिट्यूंसीज को हम कंटेस्ट कर रहे हैं। उसमें बोलांगीर प्रॉपर है, लोही सिंगा है, बीर महाराजपुर है, और सोनपुर है, और तितलागढ़ है। ऐसे 5 MLA कॉन्स्टिट्यूंसीज है। पूरे उड़ीसा में 4 मेंबर पार्लियामेंट है। कोरापुट से बनमाली माझी है, कलांडी से छबीलाल निहाल है, बोलांगीर से अछूत नाग है, और ढेंकानाल से कलाकार नाइक है, और 15 के ऊपर MLA कॉन्स्टिट्यूंसीज को हम कंटेस्ट कर रहे हैं। जिन लोगों को ट्रेनिंग लिया उन्हीं को हमने टिकट दिया, क्योंकि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया एकमात्र ऐसी पार्टी है देश की जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ दिलाती है, पॉलिसी का ओथ दिलाती है, उसके बाद में जो है ट्रेनिंग देती है, और उसके बाद टिकट देती है। तो ज़्यादा लोगों को इसलिए टिकट नहीं दिया क्योंकि ट्रेनिंग नहीं हुआ। ट्रेनिंग होता तो शायद इससे ज़्यादा भी लड़ाते उड़ीसा में। नेक्स्ट टाइम बहुत सरप्राइजिंग इलेक्शन होगा। थैंक यू सर। ये जातिवाद के आधार से जो रिजर्वेशन है अभी जो है वो ठीक है या बदलाव लाना पूरे दुनिया में आया सोशल बेस पे पूरे दुनिया में है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फर्स्ट है। तो ये प्रूव होता है कि जहाँ जहाँ सामाजिक लेवल पे विषमता हुई है, रिजर्वेशन की जरूरत